डॉक्टर नवल किशोर दोनों हैं, लेकिन नवल किशोर 2-3 बार उंगली उठा चुके हैं। आशुतोष वर्मा, आप कहें तो पहले डॉक्टर नवल किशोर को मौका दे दूं, विद योर परमिशन। प्लीज। ओके, डॉक्टर नवल किशोर बोलिए। 9 सवाल हैं, आपके भी कुछ सवाल हैं क्या इन 9 सालों पर? नहीं, देखिए मानक जी, जब लगातार झूठ बोला जा रहा हो तो हाथ उठाना तो जायज है, कम से कम आपका ध्यान आकर्षण तो हो। जिस सरकार ने आते ही और अभी तक इस देश में समाज को बांटा है और उसमें उसकी कोई जितना भी नंबर देंगे वो कम ही होगा। दूसरी बात है कि यह देश का नहीं पूरे विश्व का एकलौता राजनीतिक दल है जो कि बिहार में कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन देश में नहीं होनी चाहिए। 2010-11 में संसद में सर्वसम्मति में वो साथ होता है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उनके गृह मंत्री बोलते हैं कि जातीय जनगणना 2021 में होगा और वो नहीं कराती है। तो इससे बड़ा झूठ और भ्रम फैलाने वाले तो कोई दल हो नहीं सकते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस सरकार को ये लगता है कि उसे प्रचंड बहुमत है, वो प्रचंड बहुमत वाकई में प्रचंड बहुमत जो घमंड का कारण है। और घमंड और सत्ता का जो गुरूर इतना है कि जहां पे वो चुने नहीं जाते वहां सत्ता चुरा लेते हैं। आप देखिए कि 2000 महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 2017 में बिहार में क्या हुआ। ये चुराने वाले भी हैं। इनकी जो लोकप्रियता कहते हैं उसमें चोरी का अंश ज्यादा है, सत्ता का दुरुपयोग का अंश ज्यादा है। पूरे विपक्षी जो है वो उनके खिलाफ में जो भी बोलता है सारे एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। संसद का चरित्र इन्होंने बदल दिया कि जो डिप्टी स्पीकर है आज तक लोकसभा में नहीं दे पाए। इस तरह का तो इनका सत्ता के साथ चरित्र है। दूसरा है कि जिस राज्य से भगाए जाते हैं, दिल्ली जैसे राज्य में, वह अपने आधिकारिक घमंड के कारण और जबरदस्ती के कारण सरकार को चलने नहीं देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट वहां पे अपनी बात रखती है और न्याय देती है तो वहां पे वो ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिससे किसी भी तरह दूसरे दल के सरकार को नहीं चलने देंगे। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो भाजपा ने दिया है कि 24/7 अपने दल को जिताने के लिए वो मुखिया से लेकर और एमपी तक के चुनाव में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो सकती है भाजपा के सदस्य के रूप में, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आपके भी 9 में से 0 है क्या, या कुछ 2-4 नंबर दे देंगे? अच्छा, जो झूठ बोलते हो, भ्रम फैलाते हो, राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को बरगलाते हो, वंदे मातरम कहते हो और बंदों को पीटते हो, भीड़ हिंसा करते हो, ऐसे लोगों के झुंड को नंबर दीजिएगा आप? ये तो देश का दुर्भाग्य है कि इनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। अरे पर चुनाव भी जीतते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा ना, जैसे मैंने गुरु प्रकाश को भी रोका, उनको मैंने कहा कि भाई देखिए स्टेट इलेक्शन भी आप हारे हैं, पर 19 का चुनाव ये जीते ना 5 साल के बाद, और स्टेट इलेक्शन में भी बड़े कई सारे स्टेट ये जीते हैं। इसका मतलब लोगों ने मोहर लगाई है। आप देखिए ना, यही भारतीय जनता पार्टी है ना, जहां पर कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेघालय में जाते हैं, 60 में से 58 सीट हार जाते हैं, मात्र 2 सीट आता है। जिसको भ्रष्टाचारी करते हैं उसके साथ सरकार बना लेते हैं। तो जिनका चरित्र सत्ता प्राप्त करने का किसी भी स्थिति में हो, उनके सत्ता का क्या विश्लेषण? अरे भाई, आपके यहाँ तो बिहार में आके जीत गए थे चुनाव। कौन जीत गए थे बिहार में? क्यों? बिहार में अभी जो आपने सरकार बनाई है वो तो नीतीश बाबू ने पलटी मार दी, इसलिए आपने सरकार बनाई है। चुनाव तो आप हारे थे। और नहीं, उन्होंने तो कोई पैसा नहीं दिया ना, उन्होंने विधायक को खरीदा नहीं ना। जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके तुलना में तो बिहार स्वतः हुआ। वो जन सरोकार के मांग पे हुआ, वो इनके साथ न्याय हुआ। आप उसको कैसे कहते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के दम पर बीजेपी जीत गई थी असेंबली का इलेक्शन? नीतीश कुमार के चेहरे पर वो पहले भी 17 साल और आज भी, ये गुरु प्रकाश जी बता दें कि कोई नेता है जो बिहार में चल के अपने दम पे वोट मांग सकता है? वहां तो हिंदू मुसलमान करने वाले चित्र। इसका मतलब जब नीतीश बाबू और आरजेडी मिलके लड़े थे, तेजस्वी जी थे आरजेडी का चेहरा, तब भी नीतीश बाबू की वजह से जीत गए थे, बीजेपी को पटकनी दे दी थी। नहीं, वो तो घोषित चेहरा थे। 2015 में मुख्यमंत्री के घोषित चेहरा थे। इसमें आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में भी नीतीश बाबू ही सारे वोट लाते हैं ना। इसका मतलब अगर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में नीतीश बाबू सारे वोट लाते हैं तो मानक जी, इसका मतलब यह है ना कि अभी चुनाव जो कर्नाटक में हुए, नरेंद्र मोदी के चेहरे को लोगों ने नकार दिया। ये तो आप मानेंगे ना? उनके अलावा कोई था नहीं कर्नाटक में। कोई था क्या स्टेट का नेता जो सामने में आकर वोट मांग रहा था? और कोई था जो रोड शो उस तरह का कर रहा था? ओके, बहुत बढ़िया गुरु प्रकाश। देखिए, अब 9 साल का विश्लेषण होगा तो ये सारे चुनाव के नतीजे जरूर देखे जाएंगे। आप 9 में से 9 नंबर दे दीजिए, पर आप कितने स्टेट्स में थे? आप करीब 21 स्टेट में थे ना अभी 2-3 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक।
अब आप 16 में आ गए, आप 5 साल में 6 साल में सिर्फ 6 चुनाव बहुमत के साथ जीते हैं, तो उस लिहाज से विश्लेषण करेंगे तो मामला पेचीदा है गुरु प्रकाश। नहीं मानक जी, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, और मैं ये भी पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हम जितने भी चुनाव हारे हैं, हमारे किसी भी नेता ने, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने ना ही चुनाव आयोग के विरोध में, ना ईवीएम के विरोध में एक भी टिप्पणी किया हो। यह हमारी विशेषता है, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि अटल जी के परंपरा में अटल जी ने कहा था, मैं मानक जी वन बाय वन मानक जी आप इनसे बोलवा लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। हाँ, एक एक करके थैंक यू, धन्यवाद मानक जी, अपने अपने जी धन्यवाद। हाँ, तो मुझे लगता है कि जितने भी चुनाव हमने हारे हैं, हमने पराजय का सामना किया है, पूरी विनम्रता से हमने स्वीकार किया है, और किसी भी चुनाव में, कर्नाटक का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने ना ईवीएम पे, ना चुनाव आयोग पे कोई भी प्रश्न खड़ा किया है। ये लोकतंत्र में हमारी आस्था है। इसीलिए मुझे लगता है कि अटल जी ने जब कहा था कि हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। फिलोसॉफिकल बातें मत करिए गुरु प्रकाश, आज तो चुनाव नतीजों की बात हो रही है। लोकतंत्र में आस्था है, ठीक है, वो सब सही है, यहां चुनाव नतीजों की बात हो रही है, कितने हारे कितने जीते। आज तो असेसमेंट हो रहा है भाई, रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा हो रही है, 9 साल के रिपोर्ट कार्ड पे। हाँ, तो मानक जी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, हम तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, हम थोड़ी ना चुनौती दे रहे हैं इस बात को। 9 साल में जो बुनियादी परिवर्तन हमने देखा है, मानक जी, एक मैं आपसे 10 सेकंड का डाइवर्जन चाहता हूं। यह आंकड़ा और जो देश के सामने आना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर बहुत तमाम तरह के आरोप होते, तमाम तरह के आक्रमण होते हैं। एक जो सेक्स रेशियो का आंकड़ा है, लगातार इस देश में सेक्स रेशियो घट रहा था, मैं देख रहा था, और बहुत अच्छा डेटा है, मुझे लगता है कि आपको और आपके दर्शकों को जानना चाहिए। 1901 में 972 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे, ये 1951 में 946 हो गया था, 2011 में 942 था। पहली बार मानक जी, पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा है कि नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे का डेटा है कि 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, और तमाम ऐसे स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे जो हमने निर्णय लिए हैं, ऐसे नीतियां आई हैं, उसके कारण ये बुनियादी परिवर्तन आया है। तो इन बुनियादी परिवर्तन के कारण हमारा भरोसा, हमारी आस्था हमारे काम पे है, हमारे तपस्या पे है, जो 9 वर्षों में अगर देखिए, अगर प्रधानमंत्री के 9 साल के रिपोर्ट कार्ड की